फिर क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, इकोनॉमिक ग्रोथ जीडीपी से रिलेटेड है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो स्ट्रक्चरल चेंज से रिलेटेड है, स्ट्रक्चरल चेंज हो जाए, है ना। जैसे हमारी सरकार से हम ये चाहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे, तो स्ट्रक्चरली वो चेंज करेगा सिस्टम्स को, सिस्टम ही चेंज करेंगे, पूरा स्ट्रक्चरल चेंजेस करेंगे इकोनॉमी में। मान लीजिए अभी मोदी जी ने आके मान लीजिए कहा कि हाँ हम लोग करेंगे सब आत्मनिर्भर भारत, है ना, या फिर मेक इन इंडिया, तो ये स्ट्रक्चरल चेंज है। जो हम इंपोर्ट कर रहे थे या बाहर कहीं बना रहे थे वो कह रहे थे नहीं आप हमारे यहाँ के बनाएंगे, तो ये स्ट्रक्चरल चेंज हुआ, तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हेल्प करेगा। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि हमारी जीडीपी कितनी पिछली बार से ज्यादा हुई है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना ज्यादा प्रोड्यूस किया हमने। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो हेल्थ एजुकेशन वगैरह टाइप की चीजों से रिलेटेड है, ठीक है। उनसे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होती है। अच्छा, एक टर्म है इकोनॉमी में मेल्ट डाउन। मेल्ट डाउन का मतलब होता है स्टॉक प्राइसेस बहुत बुरी तरह से गिर जाएं। जैसे कल परसों जो है शेयर मार्केट कहते हैं अरे शेयर मार्केट गिर गया गिर गया गिर गया, तो वो जो है उसे मेल्ट डाउन कर बोलते हैं, मेल्ट डाउन हो गया, ठीक है, स्टॉक प्राइसेस गिर गए। रिसेशन का मतलब क्या होता है कि बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल साइकिल कॉन्ट्रैक्शन, बिजनेस और इंडस्ट्रियल साइकिल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन हो गया, कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़ गया है, ठीक है, तो रिसेशन आ गया है, ठीक है। स्लो डाउन किसे कहते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो डाउन हो गई है, डाउन का तीर लगा हुआ है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज डाउन हो जाती है तो उसे स्लो डाउन बोलते हैं, ठीक है। इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहा है मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो स्लो होती जा रही है, ठीक है। उसके आगे क्या है, 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, अगला टॉपिक है। ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है 1991 में आई थी, ठीक है। इसे एलपीजी रिफॉर्म बोलते हैं, एलपीजी। एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, और जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ये एलपीजी रिफॉर्म भारत सरकार लेके आई थी। उस टाइम पे मनमोहन सिंह जो थे वो अ, वो वित्त मंत्री थे, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन पायनियर बोलते हैं उनको, ठीक है, क्योंकि भारत में लिबरलाइजेशन के जनक है वो। जाओ चलो जाओ। अच्छा, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज डाउन हो जाती है स्लो डाउन में, ठीक है। मनमोहन सिंह जो है 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में लिबरलाइजेशन के जनक है, पायनियर हैं मनमोहन सिंह, ठीक है। उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे, उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। मनमोहन सिंह थे। इकोनॉमिक ग्रोथ, अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बार बार पूछा जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ बेस्ट मेजर्ड बाई पर कैपिटा प्रोडक्शन या पर कैपिटा रियल नेशनल इनकम, ठीक है। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है जो जीडीपी से संबंधित है वो वाली चीज बेस्ट मेजर, सबसे अच्छी तरह से मेजर करी जाती है भाई पर कैपिटा प्रोडक्शन या फिर पर कैपिटा रियल नेशनल इनकम। मतलब कुल मिला के जो अपन में तो नहीं है, है, अपन में तो नहीं पर कैपिटा प्रोडक्शन नहीं 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 नहीं, स्लैश मैंने डाला है, मुझे याद है। तो ये पर कैपिटा प्रोडक्शन या फिर पर कैपिटा रियल नेशनल इनकम से उसे बेस्ट मेजर किया जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के ये है कि हम जीडीपी तो देख रहे हैं, लेकिन जीडीपी पर कैपिटा क्या है, प्रोडक्शन हुआ ना जीडीपी, तो वो पर कैपिटा कितना है, या पर कैपिटा रियल नेशनल इनकम, नेशनल इनकम क्या था, नेशनल इनकम ने फॉर्मूला याद किया ना, चिकसम वाला, नेशनल इनकम होती है। तो रियल नेशनल इनकम पर कैपिटा कितनी है, ठीक है, उससे हमें पता लगता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ सही में कितनी हो रही है एक्चुअल में, ठीक है। ज्यादा पर कैपिटा प्रोडक्शन कितनी गिना पड़ जाती है। हाँ, ठीक है। और ये चीज दिखाती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लिविंग को। भाई अडानी अडानी अमीर हो जाए तो इनकम जीडीपी तो ज्यादा दिखेगी, लेकिन पर कैपिटा वो कम होगी क्योंकि ज्यादातर लोग गरीब है ना, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है जिनकी जिनके पास पैसा कम है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को दिखाता है, अगर ये हमारा बढ़िया है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़िया ही होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या क्या बता रहा हूँ, वो कंसेप्ट ये है। ये सवाल कई बार पूछा जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को नापने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, तो इन दोनों से कोई भी आंसर हो सकता है, पर कैपिटा प्रोडक्शन या फिर पर कैपिटा रियल नेशनल इनकम, ये सभी आंसर सही है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम इन इंडिया
नेशनल इनकम या पर कैपिटा नेशनल पर कैपिटा इनकम कैलकुलेटेड बाय दादा भाई नेहरूजी। सबसे पहले भारत में सन 1800 कुछ में 1885 के बाद वाली 1890 या कभी पहली बार पर कैपिटा क्या कहते हैं नेशनल इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम कैलकुलेटेड। पर कैपिटा इनकम कितनी है, नेशनल इनकम कितनी है इंडिया में, उसकी कैलकुलेशन दादा भाई नेहरू ने की थी। तो उससे पहले तो अंग्रेज लोग कुछ बताते ही नहीं थे, हमारी सरकार तो बताती है हमको कितनी है, वो कुछ नहीं बताते थे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, सब गुप्त चलता था उनका। तो भारत की पर कैपिटा इनकम कितनी है, भारत की नेशनल इनकम कितनी है, फिर उन्होंने ये भी कैलकुलेट किया कि मुगल काल में कितनी थी हमारे देश में। तो पता लगा कि मुगल काल में मान लीजिए कि पूरी दुनिया की जीडीपी का 50% हम लोग प्रोडक्शन करते थे, और अंग्रेजों के टाइम पे 2% पे पहुंच गए थे। मतलब इतनी बुरी तरह से हम लोगों को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया था। तो ये काम दादा भाई नेहरू जी इसका श्रेय लेते हैं पूरा। ठीक है, तो ये इंडिया में पहली बार इन्होंने ही किया था दादा भाई नेहरू जी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है इतिहास में। 1949 में हेड ऑफ नेशनल इनकम कमेटी कौन था, पीसी महालनोबिस थे। ठीक है, भारत आजाद हो गया, उसके बाद में नेशनल इनकम कमेटी जो बनी थी उसके हेड कौन थे, पीसी महालनोबिस। ऐसा हुआ था, मैं तुम्हें बता दूं थोड़ा सा, कि जब भारत आजाद हुआ उसके बाद में 1950 के बाद में हम लोगों ने नेशनल प्लान्स बनाए, जैसे रशिया में चला करते थे कि 5 ईयर प्लान्स। उन्होंने कहा कि हम 5 ईयर प्लान्स में जो है भारत को डेवलप करेंगे 5 ईयर्स में। तो ये 5 ईयर प्लान्स में क्या क्या करेंगे पहले, फिर बाद में क्या करेंगे, ये जो एक तरह से ये जो स्ट्रेटजी थी वो पीसी महालनोबिस की ही थी। यही वो आदमी थे जिन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पूरी भारत में आधारशिला रखी थी, और एक वो बनाया था, ब्लूप्रिंट बनाया था कि भाई ने भारत को कैसे कैसे डेवलप करना है ना, क्या क्या प्लान है। पीसी महालनोबिस जो थे वो नेशनल इनकम कमेटी के हेड थे 1949 में। ठीक है, नेशनल इनकम जो है ऑन साइंटिफिक बेसिस पहली बार वी के वी राव ने कैलकुलेट की थी, नेशनल इनकम साइंटिफिक बेसिस पे। ठीक है, वी के आर वी राव, ठीक है, इन्होंने की थी पहली बार। मैक्सिमम जीएनपी ग्रोथ रेट 2016 में थी 8.18%। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा थी 2016 में 8.18%। ठीक है, नेशनल इनकम कैलकुलेटेड बाई सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ। ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये नेशनल इनकम कैलकुलेट करती है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो मैंने बताया था ना कैलकुलेशन स्टैटिस्टिक्स वाले डिपार्टमेंट करता है, और उसे शो करते हैं ये फाइनेंस मिनिस्ट्री वाले। ठीक है, ये बाकायदा उसके पूरा एक किताब निकालते हैं, क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक सर्वे, उसमें ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं, बजट में भी वो बताते हैं सारी चीजों को। नेशनल ये हो गया दादा डाटा अबाउट कैपिटल फॉर्मेशन कलेक्टेड बाय सीएसओ प्लस आरबीआई। तो कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है, कैपिटल जो फॉर्मेशन होती है, कैपिटल बताया पूंजी, पूंजी का जो विकास हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, उसकी पूरी कैलकुलेशन है वो सीएसओ प्लस आरबीआई ये दोनों मिलके करते हैं, उसका डाटा जो इकट्ठा करते हैं। ठीक है, कलेक्ट करते हैं इसको पूरे डाटा को कि कितना कितना कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, ये सीएसओ और आरबीआई मिलकर करते हैं। बेस ईयर फॉर जीडीपी कैलकुलेशन के लिए बेस ईयर क्या है, 2011-12 है। ठीक है, अभी लेटेस्ट जब हम बुक पढ़ेंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन में हो सकता है कुछ ये डाटा बदल सकता है। अभी अभी तक तो इतना मुझे पता है कि शायद नहीं बदला है, लेकिन बदल भी सकता है, 10 साल हो चुकी है ना। तो बेस ईयर जीडीपी कैलकुलेशन के लिए एक रहती है, अभी तक के लिए जितना हमें पता है वो 11-12 है, अगर कुछ बदल जाएगा तो हम पढ़ लेंगे। ठीक है, वैसे जहाँ तक यही होगी। न्यू जीवीए इज कैलकुलेटेड बाई नाउ जीवीए इज कैलकुलेटेड बाई कैलकुलेटेड इन प्लेस ऑफ जीडीपी। पहले जीडीपी का कैलकुलेट करते थे हम लोग हमेशा। ठीक है, अब जीडीपी कैलकुलेट नहीं करते, हम जीवीए कैलकुलेट करते हैं। कुछ दिन बाद जीडीपी वर्ड ही भूल जाएंगे हम लोग। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड बोलते हैं जीवीए को। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड कितनी हुई है ये चीज कैलकुलेट करते हैं अब। इससे पहले कैलकुलेट करते थे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ग्रॉस वैल्यू एडेड करते हैं, कैलकुलेशन का डिफरेंट तरीका है। ठीक है, इससे ज्यादा एक्चुअल बात पता लगती है जीवीए से। गवर्नमेंट टेक केयर ऑफ बोथ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स इन इंडिया। तो कभी कभी पूछता है गवर्नमेंट क्या है जो है केवल माइक्रो देखती है या केवल मैक्रो देखती है, ऐसा नहीं है।
माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को गवर्नमेंट देखती है। तो माइक्रो क्या होता है, माइक्रो का मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। ठीक है, तो बड़ा क्या है, बड़ा है जैसे पूरे जीडीपी की में महंगाई, पूरे पूरे देश में महंगाई की दर कितनी है ना, या ग्रोथ रेट कितनी है, वो सब चीज को मैनेज करता है कि उसे बढ़ाना है ग्रोथ रेट को या महंगाई को कम करना है, ये सब गवर्नमेंट का काम है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो छोटे स्तर की इकोनॉमिक्स होती है। ठीक है, मुझे ज़्यादा क्लियरली माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पता है क्योंकि हम कम पढ़ते हैं इस चीज़ को, लेकिन थोड़ा सा ऐसे समझ लो कि मतलब कि ब्याज की दरें क्या रहेंगी या इस टाइप की चीज़ें भी, छोटी छोटी चीज़ें वो भी जो है सरकार टेक केयर करती है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़े स्तर पर भी और छोटे छोटे स्तरों पर भी गवर्नमेंट को ही ध्यान रखना है हमारे यहाँ इकोनॉमी का पूरा हिसाब किताब। ठीक है, पर कैपिटा रियल जीएनपी डोंट इंडिकेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है अगर वो ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा हो, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट किससे रिलेटेड है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिलेटेड है जो हमने ऊपर पढ़ा था, स्ट्रक्चरल चेंज से रिलेटेड है। तो हमारे यहाँ जो है जीडीपी भी ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, पर कैपिटा जीडीपी या जीएनपी ज्यादा बढ़ गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं। कोई जरूरी नहीं है, हो भी रहा हो सकता है स्ट्रक्चरल चेंज करने की वजह से ही हुआ हो, ये भी हो सकता है कि ना हुआ हो, है ना। अगर हाई पॉवर्टी या अनएम्प्लॉयमेंट हो तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम भले ही बढ़ गई है ना। तो हाई पॉवर्टी और एम्प्लॉयमेंट की वजह से जो है चीजें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तब होगा जब हमारी पॉवर्टी लोगों की खत्म हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, स्ट्रक्चरल चेंज हो, है ना। पर जैसे मेक इन इंडिया हो तभी तो ये सब चीजें बढ़ेंगी, है ना। 2019-20 में पर कैपिटा इनकम कितनी थी, तो ये तो हमें करंट अफेयर से याद करना है, इसलिए मैंने जगह छोड़ दी है कि पर कैपिटा इनकम इस टाइम पर कितनी चल रही है। अगर करंट अफेयर में हमें मिला है कुछ ऐसा डाटा तो हमको याद करना है, वो पेपर में पूछ सकते हैं। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ रेट वेरिएबल होती है, कम या ज़्यादा होती रहती है। करंटली 6.65 उस टाइम पर रही होगी। जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो अभी भी कितनी हमें कंफर्म नहीं पता, 7% या कुछ ऐसे चल रही होगी। ठीक है, तो वो जैसे ही करंट अफेयर में आए तो उसमें से याद कर लीजिए। वैसे ये क्वेश्चन तो हम दे ही सकते हैं, अगर वो पूछे कि जीडीपी ग्रोथ रेट हमेशा पॉजिटिव रहती है या हमेशा नेगेटिव रहती है ना, तो वो ऊपर नीचे होती रहती है, तो हमें कॉमन सेंस से सब बात पता है, रोज पढ़ते रहते हैं। तो ये अगर करंट अफेयर में मिलेगा तो ये हमको याद करना है। पर कैपिटा मैक्सिमम इनकम जो है वो गोवा की है, मिनिमम बिहार की है, यूपी की भी कम वालों में से ही है। ठीक है, पर कैपिटा मैक्सिमम जो है इनकम गोवा की है। ठीक है, इंडियन पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट इज स्लो बिकॉज हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, भारत की पर कैपिटा जो है वो इनकम ग्रोथ रेट स्लो है। ठीक है, पर कैपिटा में इनकम ग्रोथ ज्यादा नहीं हो रही है, क्योंकि भारत की एक तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है, तो जितनी इनकम बढ़ती है उतनी पॉपुलेशन ही बढ़ जाती है। तो जो इनकम की है उसकी ग्रोथ रेट कम है। इनकम तो बढ़ रही है लेकिन लोग भी उतने ज्यादा हो रहे हैं, तो पर कैपिटा इनकम ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है, ज्यादा नहीं बढ़ रही है। इनकम थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती होगी जनसंख्या के मुकाबले। ठीक है, जनसंख्या उतनी ही है और इनकम बढ़ जाए तो समझ लो फिर तो पर कैपिटा भी बढ़ जाएगी ना। समझ रहे हो, पर कैपिटा का मतलब क्या होता है, बटे में जनसंख्या लिखी हुई होती है उसमें। तो जनसंख्या ज्यादा होगी, ऊपर का भी हिस्सा जो समथिंग बटे समथिंग लिखा हुआ है, ऊपर का भी बढ़ रहा है, इनकम भी बढ़ रही है, लेकिन नीचे जनसंख्या भी बढ़ रही है, तो उनका रेशो हो सकता है सेम भी रहे, हो सकता है कि ज्यादा नहीं बढ़े, कम बढ़े, है ना। तो इसे इंडियन पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट स्लो है। उसका एक कारण तो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है, दूसरा क्या है, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। इसका मतलब समझो, जो मैंने एक बार तुम्हें पहले एग्जांपल बताया था कि हमारे यहाँ जो फैक्ट्री है उसकी जो असेंबली लाइन है उसमें एक बोतल बन रही है और वो आगे बढ़ती जा रही है, उसमें पानी भर के पानी की बोतल डेवलप हो रही है। अमेरिका में क्या होता है कि वहां पे पैरेलली 50 या 100 बोतल बन रही है, समझ रहे हो ना। तो हमारे यहाँ ये कैपिटल आउटपुट रेशियो बोलते हैं। हमने जितनी कैपिटल लगा के हमने एक मशीन बनाई, वो मशीन कितना आउटपुट दे रही है, एक आउटपुट दे रही है। अमेरिका में या किसी ऐसी डेवलप्ड कंट्री में वो 50 या 100 की मशीन लगाएंगे, कैपिटल के कंपैरिजन में आउटपुट वो ज्यादा देगी, जितना कैपिटल लगाएंगे उसकी अपेक्षा उन्हें आउटपुट ज्यादा मिलेगा। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल से बताया है। आप ऐसा समझ लीजिए कि हमारे देश में मान लीजिए हमको ऑनलाइन सामान बेचना था पहले कभी,
अभी तो थोड़ी चीजें बदल रही हैं, लेकिन पहले हमको कभी अगर ऑनलाइन बेचना था तो पहले सिस्टम क्या रहता था मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले ये रहता था कि आपको अपनी एक वेबसाइट खुद बनानी पड़ती थी, ठीक है। उस वेबसाइट पर लोग ऑर्डर देते थे, आपकी आपको वेबसाइट का प्रचार भी करना पड़ता था, एडवर्टीजमेंट, फिर लोगों को उस वेबसाइट के बारे में पता लगता था, उनको तुम्हारे प्रोडक्ट अच्छे लगते थे तो आपको ऑर्डर देते थे। वो ऑर्डर आपके यहाँ आता था, फिर आप उस ऑर्डर के साथ में सामान सारा पैक वैक करके और उनके उस पर कोरियर वाली दुकान पे अपने अपने ही बलबूते पे आप कोरियर वाली दुकान से आते थे, कहते थे हम बहुत सारे कोरियर करेंगे, आप हमें सस्ता सर्विस दो। फिर आप कुरियर वाली सर्विस पर रोजाना जा जाके अपने कुरियर करवाते रहते थे कि इन इन जगह भेजते रहो, तो कुरियर वाले आपको डिस्काउंट देते थे। ऐसे करके आपका ये एक बिजनेस मॉडल चलता था। अभी क्या हो गया है, जब जब ये कम हो, ये हमारा क्या था और क्या है ये, कैपिटल टू आउटपुट रेशियो इसमें ज्यादा है, ठीक है। तो कैपिटल ज्यादा लग रही है, बहुत पैसा लग रहा है, बहुत मेहनत लग रही है और आउटपुट कम मिल रहा है आपको। अभी क्या हो गया है कि आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन या कई सारी वेबसाइटों पर अलग अलग अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, उन पे सभी पे आपके पास बहुत सारे ऑर्डर आ जाएंगे क्योंकि डेवलप्ड है पूरा, है ना, सिस्टम डेवलप्ड है। फिर आपको क्या करना है, अमेजोन वगैरह में तो आपको अपने यहाँ सामान अपने यहाँ भी नहीं रखना है, आप अपना सामान किसी ट्रक में या कुरियर से भिजवा दो और उनसे कह दो अपने यहाँ रख दो भाई। अमेजोन वाले अपने यहाँ आपकी आपके लिए एक अलमारी बना के रखी है, उसमें आपका सामान रख लोड कर देंगे और दिखाते रहेंगे, उनके कंप्यूटर सिस्टम में दिखाएगा आपका इतना सामान बाकी है और इतना सामान जो है आपका यहाँ से खत्म हो चुका है इन्वेंट्री में से। आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास ऑर्डर आएगा, अब उनको ऑर्डर कर दो कि भाई ये एड्रेस आया है, आप इस एड्रेस पे भेज दीजिए, बस केवल इतना काम है। वो खुद ही पैक करेंगे, खुद ही कुरियर करेंगे, खुद ही भेज देंगे। ये सब उनको खुद ही करना है, खुद ही आपके सामान को संभाल के रखेंगे और बताते भी रहेंगे कि आपका सामान खत्म होने वाला है भैया और भेज दो। आपको केवल प्रोड्यूस करना है, भेजना है, अपनी वेबसाइट मेंटेन करनी है बस। अपना वेबसाइट भी क्या, अपना वेब पेज, वो वाला जो पेज आपको मिलेगा वो मेंटेन करना है बस। ऑर्डर्स को ध्यान रखना है कि हाँ हम इस ऑर्डर को अगले आगे भेज दें बस। तो कितना आसान हो गया है। तो इसमें कैपिटल आपका क्या लग रहा है, कुछ भी नहीं, आपको केवल बनी बनाई वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना है। आपको उसे स्टोर करने के लिए कोई जगह नहीं, गोदाम नहीं चाहिए, गोदाम भी उनका ही। कोरियर करने के लिए आपको किसी से बात नहीं करनी, उन्हीं की कोरियर सर्विस है, ठीक है। आपको तो बस केवल ऑर्डर अपना प्रोडक्शन करना है, यहाँ से प्रोडक्शन कर करके अपने स्टोर में भेजते जाओ और ऑर्डर लेते जाओ और ऑर्डर बेचते जाओ। तो इसे बोलते हैं हाई लो कैपिटल टू आउटपुट रेशियो, कैपिटल कम लगानी है, आउटपुट ज्यादा मिल जाए, ठीक है। समझ में आया ना ये एग्जांपल। तो इससे ये पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट बढ़ती है, ठीक है। हमारी स्लो है क्योंकि हमारा हाई है कैपिटल टू आउटपुट रेशियो, कैपिटल टू आउटपुट रेशियो कम होना चाहिए, ठीक है। कैपिटल ऊपर का आउटपुट नीचे, ठीक है। तो कैपिटल कम लगाएं और आउटपुट ज्यादा आए तो वो रेशियो हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, तो वो कम रखना चाहिए। अभी क्या कैपिटल ज्यादा लगती है और आउटपुट कम आता है, तो ये रेशियो है वो बड़ा है, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो प्रोपोर्शनल टू होती है कैपिटल फॉर्मेशन के, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ कैपिटल फॉर्मेशन के प्रोपोर्शनल होती है। कैपिटल अगर डबल बन रही है तो कैपिटल, तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, ठीक है। तभी सरकार क्या कहती है, सरकार कहती है कि भाई हम लोग जो है सड़कें बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे, है ना, पावर प्लांट बनाएंगे, हैं, और भी कुछ सोचो, जो भी चीजें सरकार डेवलप करती है ना, कि हम जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, तो वो क्या है, वो कैपिटल फॉर्मेशन है। उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है। जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएंगे, है ना, यहाँ पे कई सारी कंपनियां हों, या एक इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे, है ना, या आईटी हब बनाएंगे, वो जो एक जगह है वहाँ पे सारा इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है पूरा। तो वहां पर जो है उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है भारत की। अभी कभी तो सैचुरेशन लेवल आता होगा उसका भी। तो वो डेवलप्ड हो जाएंगे तब आ जाए, डेवलपिंग का कभी नहीं आता है, डेवलपिंग का तो चलता ही रहता जब है। सैचुरेशन लेवल आ जाएगा तो फिर तो हम डेवलप्ड कंट्री हो जाएंगे, हम अमेरिका की तरह बहुत अमीर हो जाएंगे उस टाइम पे। इकोनॉमिक ग्रोथ कम बिल्कुल हो जाएगी। अमेरिका की इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी रहती होगी, 1-2% मुश्किल से। हमारी कितनी रहती है, 7-8-10 तो बन जाती है ना। ये रहता है। ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग रेट, ये 30.1% ऑफ जीडीपी अभी चल रहा था। अभी लेटेस्ट देखना पड़ेगा क्या है ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग रेट, ये क्या चल रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा। इसमें हमारे नोट्स में तो 31.1 है, इसी के आसपास ही होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, वो हम अंदाजा भी लगा सकते हैं। मैक्सिमम सेविंग बाई, ये देखना पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके सॉल्यूशन में से इसे कवर कर लेंगे, ठीक है। डोमेस्टिक सेविंग मैक्सिमम पार्ट बाई फिजिकल एसेट, ठीक है। डोमेस्टिक जो सेविंग है भारत की, वो सबसे ज्यादा फिजिकल एसेट के टर्म्स में हम लोग सेविंग करते हैं, ठीक है। सोने का सोना वोना सोना या प्रॉपर्टी या कुछ ऐसे फिजिकल एसेट, तो हम लोग डोमेस्टिक सेविंग जो है ज्यादातर फिजिकल एसेट में करते हैं, फिजिकल चीजें खरीदते हैं।
ना कि कुछ शेयर या ऐसी चीजें खरीदते हो, वो कम खरीदते हैं। अभी ये बदलेगा धीरे धीरे समय के साथ, जैसे जैसे लोग एजुकेट होते जाएंगे वैसे वैसे वो अ, जो वर्चुअल एसेट हैं उनको भी खरीद लेंगे। अमेरिका वगैरह में तो बताइए वो एनएफटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉन फंजेबल टोकन, वैसे टाइप की चीजें खरीदते हैं। वो पता है क्या होता है, एक बंदर की फोटो होगी, वो बोलेंगे कि इस फोटो की ओनरशिप का पूरा अधिकार है, इसको कोई स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता, इसे कोई डुप्लीकेट नहीं कर सकता। तो आप चाहें तो उस फोटो को खरीद लीजिए, उसकी ओनरशिप मिलेगी प्रॉपर आपको। उसके तो एनएफटी बोलते हैं उसे, कुछ नहीं, उसके उससे क्या होगा, वो बोलेंगे 100 साल तक इसे संभाल के रखेंगे, 100 साल बाद बेचेंगे। वहां पे तो लोग ऐसे ही करते हैं ना, वो बोलते हैं कि देखो ये तो है ना 50 500 साल, वो 200 साल पुराना सिक्का है, अरे वाह मैंने संभाल के रखा हुआ है, उसे मैं महंगा बेचूंगा, वहां पे लोग खरीदते भी है। तो ऐसी ही चीज जो है वो चलेगी आगे, है। तो नॉन फंजिबल टोकन क्या होता है मैंने आपको बता दिया, फिर मुझसे बाद में, है ना, पेपर में पूछेंगे तो, ठीक है।